द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में आज वोटिंग का दिन है और जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ध्रुवीकरण बिल्कुल भी नहीं चला है। यानी जो ध्रुवीकरण की कोशिश जो है पिछले 1.5 सालों में हो रही थी कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण कर दिया जाए, कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, हिजाब का मुद्दा उछाल दिया जाए, बजरंग बली को लेकर आया जाए, बजरंग दल की बात आ जाए, तो ये सब चीजें करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन फिर भी कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ उसमें लगभग 146 सीटें ऐसी हैं जहां पर ध्रुवीकरण बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और आप समझ जाइए, अंदाजा लगाइए कि वो 146 सीटें कहां जाती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी जो है ये हो रहा है, हिंदुत्व पूरी तरह से फेल हुआ है। 146 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो बाकायदे इस पे वेबसाइट में न्यूज क्लिक ने बाकायदे इस पूरे मसले को लेकर कवर किया है कि आखिरकार क्या हिंदुत्व का मुद्दा कर्नाटक में हावी रहा, कर्नाटक में किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया, क्या उनके स्थानीय मुद्दे थे, क्या कुछ था, ये सब सारी चीजें हैं कि जैसे जैसे तटीय इलाके से आगे बढ़ते वैसे वैसे हिंदुत्व का असर कम होता जाता है। मतलब तटीय इलाके जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहां पर ये हिंदुत्व फैक्टर जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व के रास्ते पर जाना है, मुसलमानों को मारना है, उनके खिलाफ नफरत भरे भाषण देना है, मतलब नफरत का माहौल तैयार करना, वो सब समाप्त हो जाता है और वो जातिगत पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। कर्नाटक में ध्रुवीकरण की राजनीति में जैसे ठहराव सा आ गया है, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति कर्नाटक में अब काम नहीं कर पा रही है क्योंकि कोशिश तो बहुत पहले से की गई थी। यहां दो समाज है, वो कालिका समाज, लिंगायत समुदाय, इनके बीच वोट होता है, वोटिंग होती है, और मुस्लिम समुदाय भी है। लेकिन यहां पर जो ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार की गई कि जामी मस्जिद को बता दिया गया कि हनुमान मंदिर है, इसको तोड़ा जाएगा, यहां पर हिजाब का मुद्दा हावी किया गया, हलाल वर्सेस झटके के मुद्दे को हावी किया, मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ने फोड़ने का काम करने की बात की गई, फलों में मुसलमानों का आधिपत्य है, हिंदू भाई दुकान फलों की लगाएं, ये सब चीजें की गई, वहां पर बिल्कुल काम नहीं आया। दरअसल बुधवार को राज्य में जो इलेक्शन हो रहा है, जो भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को समर्थन देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और आज तो वोटिंग हो रही है, जनता वोट करने जा रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें हिस्सा ले रही है और सीधे तौर पर वो विभाजनकारी नीतियों से वो नाराज है, गुस्सा है। हिंदुत्व पर चुप्पी बनाए रखने की अपनी सामान्य रणनीति को छोड़कर विशेष रूप से चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और अस्थायी रूप से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे चरमपंथी धार्मिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। उसी के बाद से यह पूरा बवाल उठा। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीधे तौर पर कहा गया जो संगठन नफरत फैलाते हैं, चाहे वो पीएफआई हो और चाहे वो बजरंग दल हो, इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा। ऐसे संगठन में जो लोग सम्मिलित होकर आपत्तिजनक कार्य करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यह बात कांग्रेस तरफ से कही गई थी। उसके बाद यह मसला जो है वो उठने लगा कि ऐसा वैसा हो जाएगा, मतलब बवाल हो जाएगा। हालांकि इसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव से इंकार करते हुए नुकसान को कुछ कम करने की कोशिश की। कांग्रेस ने शुरू में इतना साहसिक निर्णय क्यों लिया, यह कुछ ऐसा है जिस पर है कि वो उत्तरी राज्यों में विचार करने का साहस भी नहीं कर सकती। मतलब ऐसा अगर उत्तरी राज्यों में खास तौर पर हुआ होता तो बवाल मच जाता, आंदोलन होने लगते। आपने देखा था कि ये जो आंदोलन की प्रक्रिया थी, हैदराबाद में हुई आंदोलन, कर्नाटक में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी ऐलान की बात नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बवाल ना होकर, कर्नाटक में ज्यादा बवाल ना होकर ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में होने लगा था। अगर ऑब्जर्वर्स की माने तो कर्नाटक हिंदुत्व समरूप नहीं है। ये उडुपी, चिक्कमगलुरु, मैंगलोर और शिवमोगा के तटीय जिलों से अधिक है, जहां इसमें लामबंदी और अपना प्रभाव फैलाया है और यह जाति, संस्कृति और परंपराओं से बंधा हुआ है। यानी कर्नाटक में यह हिंदुत्ववादी छवि नहीं चलती है, वहां पर जाति और समुदाय की बात चलती है। मुसलमानों के लगभग 3 दशक पुराने 4% ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने और इसे वीर शैव लिंगायतों और वो कालिगाओं के लिए बीच समान रूप से बांटने और हिजाब और हलाल मांस के मुद्दों को उठाने के भाजपा के सरकार के फैसले का निश्चित रूप से तटीय मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा है। जो तटीय मतदाता थे उन पर प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके बाहर उसका प्रभाव नहीं हुआ। पूरे राज्य में माने जाने पूर्व मुख्यमंत्री और जननेता सिद्धारमैया तथा एक संगठित स्थानीय नेता के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक मजबूत नेटवर्क के साथ कांग्रेस भी जातिगत अंगठित को अपने पक्ष में करने में भाजपा से पीछे नहीं है। जैसा कि अन्य राज्यों में भाजपा इसमें आगे रहती है, कांग्रेस का ओबीसी और एससी और मुसलमानों का अपना सामाजिक गठबंधन है जिसे अहिंदा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पिछली कांग्रेस सरकारों की कई कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय इसे दिया जाता है।
कि कई सारी कल्याणकारी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार में जो कांग्रेस सरकार रही थी वहां पर शुरू की गई थी। जैसे तटीय क्षेत्र से आगे बढ़ते वैसे वैसे हिंदुत्व का असर बिल्कुल कम होता जाता है और जातिगत पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यहां तक कि उडुपी में भी जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा मजबूत है, वहां मुसलमानों आर्थिक रूप से संपन्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों विशेष रूप से खाड़ी देशों तक उनकी आसान पहुंच है और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी बड़ी उपस्थिति नजर आती है। इसलिए जो बात मायने रखती है कि मुसलमान अपनी पसंद के हकदार हैं, वे खुद की सुरक्षा और बचाव के लिए चिंतित हैं और हिजाब विवाद पर भाजपा गलत है, यह बात काफी हद तक उनके नजरिए से प्रतिध्वनित होती नजर आती है। उडुपी के एक इंजीनियर के छात्र जो पहली बार मतदाता बने, उन्होंने न्यूज क्लिप पर बातचीत भी की और न्यूज क्लिप के बारे में बताया भी। हिजाब पर प्रतिबंध अन्यायपूर्ण है। मुस्लिम छात्र इसे सिर्फ इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इससे पहनना चाहिए। नरेंद्र मोदी के समर्थक होने के बावजूद छात्र ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति सामंजस्यपूर्ण है, कन्नड़ गौरव की है। लव जिहाद का हवा, हलाल और झटका पर विवाद, हिंदू खतरे में जैसे बयान और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। अब समझिए, भाजपा का समर्थक होने के बावजूद वो ये मानता है कि ये जो शब्द है लव जिहाद, हलाल वर्सेस झटका, हिंदुत्व खतरे में जैसे बयान, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मेन मुद्दों से, जो वास्तविक मुद्दे, जनता के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्राह्मण और मोदी समर्थक होने के नाते मैंने नफरत की राजनीति को खारिज करता हूं। वो आप समझिए कि मोदी समर्थक भी है और ब्राह्मण भी है, उसने कहा, लेकिन वो इससे ताल्लुकात नहीं रखता। मुसलमानों के आर्थिक उत्थान और सार्वजनिक स्पेस जैसे शिक्षा, व्यापार, व्यवसायों और उनके संगठनों के नेटवर्क में उनकी बड़ी उपस्थिति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कारण क्यों बनती है? नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बेंगलुरु के एक प्रोफेसर ने समझाया कि हर जगह उनका नजर आना उस सजातीय सामाजिक स्पेस को भी खतरे में डालती जिसे आरएसएस बनाना चाहता है। तटीय क्षेत्र से परे एक सामंजस्य समधर्मी संस्कृति की किदवंतियां हैं और विरासत है, न कि हिंदुत्व की कोई विरासत। यहां पर हिंदुत्व जैसा कुछ भी नहीं है। लगभग 146 सीटें ऐसी हैं। उत्तरी कर्नाटक में, जिसने 12वीं शताब्दी में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इसकी वर्ण व्यवस्था खिलाफ लिंगायत आंदोलन देखा, वहां स्थानीय मुद्दों के साथ जाति की पहचान हावी है। दक्षिण कर्नाटक में स्थिति लगभग वैसी ही है। कभी उदार शासकों द्वारा शासित एक समावेशी रियासत जिसने 20वीं सदी में अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सेवाओं में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए आरक्षण नीति लागू की थी। शायद इसलिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर हावानुर आयोग का गठन तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स ने मंडल आयोग से बहुत पहले किया था। राज्य में 1970 के दशक में भूमि सुधार भी हुआ था। कर्नाटक चुनाव काफी स्पष्ट है। यह चुनाव अनियंत्रित भ्रष्टाचार और खराब शासन के खिलाफ हो रहा है और भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। आप देखते हैं कि 40% कमीशन लिया जाता है ठेकेदारों से, उसका पत्र भी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। व्यापक भ्रष्टाचार ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार ने SC/ST तबके उत्थान के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। वकील वेंकटेश बबराजंग है, वो कर्नाटक के उच्च न्यायालय के एक पूर्व लोक अभियोजन ने न्यूज क्लिक को बताया भी है, दावा किया कि केवल आरोप नहीं बल्कि इसे भाजपा नेतृत्व ने भी स्वीकार किया है। बबराजंग ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री शाह हमसे कहते हैं कि भाजपा सरकार कर्नाटक को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के साथ हुए अन्याय और गुंडागर्दी फैलाने वाले दक्षिणपंथी समूहों को सरकार द्वारा छूट से भी नाखुश है। उन्होंने कहा, मैं उत्तर कर्नाटक तालुकात रखता हूं जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें अपनी समधर्मी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसमें हिंदुओं द्वारा प्रतिबंध दरगाहों की अच्छी संख्या है, इसलिए भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा का यहां काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होने के बावजूद उनकी मां ने मंदिरों के बजाय दरगाहों पर ले जाती थी। इसी तौर पर बातें कही गई है और कई सारी ऐसे सीट है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों को बताया कि किस तरीके से वहां पर ध्रुवीकरण नहीं चलता है। तो 146 सीट ऐसी हैं, दक्षिण को ले लें या फिर तटीय क्षेत्रों के अलावा ले लें, तो वहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो अंदाजा लगाइए कि यह चुनाव कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।